हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रंजीत सर आज आप सभी को अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः हिंदी का एक नए टॉपिक, ठीक है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ उस टॉपिक की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और ये खास करके किसके लिए है? यूपीएसआई के लिए है। जो बच्चे यूपीएसआई की परीक्षा में बैठना चाहते हैं या उससे संबंधित और भी जो भी आने वाली वैकेंसीज हैं, चाहे आप यूपीपी ले लीजिए, होमगार्ड ले लीजिए, अन्य और भी जो वैकेंसी जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को हम इस वीडियो में आपको एक टॉपिक हिंदी की भाषा और बोली पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं भाषा और हिंदी और बोलियां क्या होती है। हिंदी तो हम सभी जानते हैं कि हमारी एक ये भाषा है जिसे हम मातृभाषा भी कहते हैं, लेकिन क्या ये हिंदी जो भाषा है ये हमारी मातृभाषा है? लेकिन क्या मातृभाषा के साथ साथ इसको हम और किस भाषा के नाम से जानते हैं? कभी कभी हम ये भी सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये राष्ट्र की भाषा है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन इसको हम राष्ट्रभाषा नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते क्योंकि संविधान में जो दर्जा इसको प्राप्त है वो राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। एक क्वेश्चन यही पर बनता है, हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं या राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं? तो हिंदी जो हमारी भाषा है वो राष्ट्र माने देश है, वो हमारे देश की भाषा है, इसलिए राष्ट्र की भाषा बोलते हैं। लेकिन जब हम संवैधानिक तौर पर देखते हैं तो हिंदी हमारी जो हो जाती है वो राजभाषा के तौर पर हो जाती है, क्योंकि संविधान में हमारे उल्लेखित किया गया है हिंदी एक राजभाषा है। अर्थात राजभाषा कैसे हुई? क्योंकि हमारा जो देश है वो राज्यों का समूह है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है हिंदी को। तो आइए चलते हैं। तो भाषा अगर हम देखें तो सबसे पहले हिंदी आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना? भाषा। ये भाषा शब्द जो है, ठीक है, ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत का शब्द है भाष धातु, और उसी से उसकी उत्पत्ति होती है। हमारे भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संस्कृत के भाष धातु से होती है। वैसे भी हम जानते हैं कि हमारे हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से मानी जाती है। अभी आप आगे जब पढ़ेंगे बोलियों में तो वहां पर बोलियों में भी हम पढ़ेंगे, कहीं अपभ्रंश मिलेगा, कहीं खड़ी बोली मिलेगा, कहीं करवी मिलेगा, तो वहां से एक सीरियल क्रम से संस्कृत से स्टार्ट होती है। हमारी जो भाषा होती है वो संस्कृत से स्टार्ट होती है और लास्ट में जाकर के वो हिंदी के रूप में, खड़ी बोली के रूप में, जो आज वर्तमान में भाषा है वो परिनिष्ठित भाषा हमारी हिंदी भाषा बन जाती है, जिससे हम ज्यादा किसमें बोलते हैं? खड़ी बोली के रूप में। यही भाषा, ध्यान दीजिएगा, यही भाषा किसमें परिवर्तित हो जाती है? हमारी हिंदी की शुद्ध भाषा खड़ी बोली में परिवर्तित हो जाती है। अब जब बोलियों पर चर्चा करेंगे तो बोलियां भी कई होती हैं, क्षेत्र के अनुसार भाषा और बोली हमारी क्या होती है? परिवर्तित होती है। जैसे कहावत कही गई है कि कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बाड़ी। ठीक है, या कोस कोस पर क्या करते हैं? जैसे हम जाते हैं तो वो पानी है जो हम पीते हैं, पानी का स्वाद बदल जाता है, वैसे 3 कोस पर जाने पर कहीं कहीं क्या हो जाती है? हमारी बाणी भी परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। तो ये संस्कृत भाषा के, संस्कृत का जो धातु है भाष धातु, इसी से हमारी हिंदी की क्या होती है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। अर्थात इसका मतलब होता है बाणी। ठीक है, भाषा का मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से बाणी। तो हमारी बाणी से जो स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है वही क्या होती है? वही हमारी भाषा होती है। अर्थात हमारी बाणी से जो कुछ भी निकलता है एक तौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं? हमारी भाषा होती है। भाई जिसे कहा गया है खग जाने खगही की भाषा, पक्षी भी बोलते हैं तो उनकी भी क्या होती है? एक भाषा होती है। छोटा बच्चा बोलता है उसकी भी क्या होती है? भाषा होती है। तो भाषा के अनेक हम प्रारूप कह सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से होता क्या बेटा? अब आइए थोड़ा सा हम शाब्दिक अर्थ पर देखते हैं। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपनी वाणी के माध्यम से जो कुछ प्रकट करता है वही हमारी भाषा होती है।
अर्थात मनुष्य अपनी वाणी से जो प्रकट करता है वही हमारी भाषा है। हमारी आपकी आम बोलचाल की जो चीजें हैं उसको हम किसमें कर सकते हैं, भाषा कर सकते हैं। या हम अपनी भावनाओं, अपनी विचारों को जो व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, वो भी क्या हो सकती है, वो भी भाषा हो सकती है। तो भाषा को इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, मनुष्य के जो विचार है, जो भाव है, वो क्या है, भाषा है। या मनुष्य जो कुछ भी अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त करता है वही क्या है, वही हम भाषा, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो बात स्पष्ट हुई, मनुष्य अपने वाणी के द्वारा जो कुछ भी प्रकट करता है, चाहे उसके विचार प्रकट हो, चाहे उसकी भावनाएं प्रकट हो, वही क्या कहलाती है, वही भाषा कहलाती है। भाषा, अब हम देखें कुछ भाषा आप देखते हैं लोग मौखिक रूप से मुख से प्रकट करके बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, संकेत में भी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो 3 प्रकार से, ठीक है, भाषा एक ध्वनि सांकेतिक भी हो जाती है, जिसमें ध्वनियों के माध्यम से भी क्या होता है, संकेत होता है। रामायण अगर आप लोग देखे होंगे, जो पुराने समय में टीवी में चल रहा था ना, रामानंद सागर वाला, उसमें क्या होता है, शब्द भेदी बाण एक चलता था, ठीक ना। तो जिसमें राजा दशरथ शब्द भेदी बाण जब मारे थे, श्रवण सिंह को जाकर के लगा था वो पानी भर रहे थे, और वो पानी की आवाज कड़कड़ाई, तो उसी के आधार पर दशरथ ने बाण छोड़ दिया। तो वो एक प्रकार से अगर हम देखें क्या था, उसमें कोई भाषा नहीं थी, लेकिन वो सांकेतिक भाषा थी, कुछ आवाज आई, कुछ संकेत हुए, तो सांकेतिक भाषा होती है। और क्या होती है, एक हम यादृच्छ भाषा कह सकते हैं। यादृच्छ भाषा में हम जो सामूहिक रूप से उसको प्रकट करते हैं वो यादृच्छ भाषा होती है। उसके बाद एक और क्या होता है, रूढ़ भी होता है, जिसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, वो क्या होता है, रूढ़ होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, भाषा को थोड़ा सा 2-3 तरीके से प्रकट कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं भाषा की प्रकृति क्या होती है। हमने थोड़ा सा सिर्फ क्या होता है, भाषा के बारे में बताया, आइए इसकी प्रकृति जानते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या है भाषा की, ठीक है। भाषा की अगर हम प्रकृति देखें तो भाषा जो है, चाहे आप भाषा के विविध रूप में, जैसे ही भाषा की प्रकृति में जाएंगे उसको हम 3 रूप में डिवाइड कर देते हैं। एक बोली बनाते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। बोली, जिसको आप जो है अभी भाषा के बाद बोलियों में चर्चा करेंगे, तो बोली भी जो होती है वो भाषा का ही परिनिष्ठित रूप है एक प्रकार से। तो भाषा को हम 3 प्रारूप से या 3 प्रकृति में इसको डिवाइड करते हैं। एक हम बनाते हैं बोली बनाते हैं, दूसरा परिनिष्ठित भाषा, क्या बनाते हैं, परिनिष्ठित भाषा। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा। अब देखिए ये हमारी भाषा कितने रूप में हो गई, 3 रूप में हो गई। एक हमारी बोलियां हो गई, ये भी क्या है, भाषा। कैसे, क्योंकि जब हम बोली बोलेंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, चाहे वो ब्रज भाषा की बोली बोले, चाहे वो खड़ी हिंदी की बोली बोले, तो वो बोली हुई। और बोली कौन बोल रहा है, मनुष्य बोल रहा है। और मैंने ऊपर ही कह दिया कि मनुष्य के वाणी जो निकलती है, जो भाव विचार प्रकट होते हैं, वही भाषा होती है। इसका मतलब बोली भी क्या है, वो भाषा का ही रूप है। और परिनिष्ठित भाषा और हमारी राष्ट्रभाषा, ये भाषा के 3 स्वरूप, या हम कह सकते हैं 3 प्रकृति है इनको, इनकी 3 प्रकृति। अब चाहे वो समुद्र में रहे, चाहे वो नदियों पर रहे, चाहे वो थल पर रहे, चाहे वो स्थल पर रहे, चाहे जंगल में रहे या क्षेत्र किसी भी समाज में रहे, उनकी कुछ न कुछ भाषा होगी, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर के ही हमारे देश की भाषा का क्या करते हैं, एक प्रकार से निर्माण करते हैं। अब बोली है तो बोली भी अलग अलग क्षेत्र की है, क्षेत्र कहाँ है, हमारे देश में, तो वो भी देश की भाषा हुई। जो सामूहिक रूप से कहते हैं हमारी भाषा है, जिसको हम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये तीनों क्या हो गई, भाषा अर्थात भाषा की प्रकृति हो गई, या हम कह सकते हैं भाषा के प्रकार हो गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बोलियां क्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए सत्यम बताइए बोलियां क्या होती है। बोली नहीं मालूम, सचिन तुम बताओ बोलियां। अभी हम चर्चा किए कि क्षेत्र के अनुसार बोली बोली जाती है, ठीक है। जैसे मैंने जिक्र किया ब्रज भाषा ना, ब्रज भाषा कहाँ चलती है, आपके मथुरा अगर चले जाए तो वहां पर ब्रज भाषा में लोग
ब्रज की होली भी सुने होंगे आप। तो वो क्षेत्र के अनुसार जो बोली बोली जाती है, जो भाषा क्षेत्र के अनुसार बोली जाती है, वही हमारी क्या बन जाती है, वही हमारी बोलियां बन जाती हैं। या हम कह सकते हैं भाषा के जिन रूप का प्रयोग साधारणतः लोग अपने लिए करते हैं या अपने क्षेत्र के लिए करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या हम कह सकते हैं आम बोलचाल की जो भाषा है वही क्या है, वही हमारी बोलियां हैं। आम बोलचाल की भाषा ही हमारी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। अब हम थोड़ा सा पूरब के क्षेत्र में चलेंगे तो वहां पर हम किसका जिक्र करते हैं, अवधि। अपने क्षेत्र में अगर रहते हैं प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में तो ये अवध की भाषा बोली जाती है, जिसे अवधी बोली कहते हैं। आप थोड़ा सा और चलेंगे इधर पूरब साइड, बिहार ले लिया, गाजीपुर, बलिया, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो बोली भी क्या है, वो भाषा है। तो आइए हम देखते हैं हिंदी की कुछ बोलियां और उनकी उपभाषाएं। ठीक है, हिंदी की बोली और उपभाषाएं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और किस पे चल रहे हैं, भाषा का ही टॉपिक है बोली, जिसमें हम पढ़ेंगे बोलियां। तो इस बोली पर हम चलते हैं, कौन कौन सी बोलियों को हम पढ़ते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर थोड़ा सा हम डालते हैं बोलियां, कितनी बोलियां हमारे भारत में बोली जाती है हिंदी की। चल नहीं रहा काम, बोलियां। ठीक है, तो देखिए बोलियों में क्या होता है। अब बोलियां अगर पूछे परिभाषा के रूप में, वैसे कंपटीशन की परीक्षा में परिभाषा नहीं पूछी जाती है। ज्यादातर जो पूछा जाएगा, जैसे कोई शब्द दे दिया और पूछा जाएगा कि ये किस क्षेत्र की भाषा है या किस बोली के अंदर ये शब्द आता है, इस प्रकार के प्रश्न बोलियों से बनेंगे। लेकिन वहां पर परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अपने लिए आप जानते रहिए, जो देश के अलग अलग क्षेत्रों की भाषा है उसी को हम क्या कहते हैं, बोलियां कहते हैं। इसको दो भागों, एक हिंदी की उपभाषा में सम्मिलित करते हैं। बोली को हम एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, भाषा है, लेकिन किसकी भाषा, हिंदी की एक प्रकार से उपभाषा है। उपभाषाओं का अलग अलग क्षेत्र है, उसकी अलग अलग बोलियां हैं। उप सत्यम कौन मान करना है, भाषाएं और बोलियां। ठीक है, आगे देखिए, हो गया। चलिए देखिए, तो मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था बोलियों पर और भाषाओं पर। नहीं दिख रहा है इसको, चलो फिर से लिख देते हैं, उप भाषाएं, और ये हमारी क्या इधर हो जाएंगी, बोलियां। ठीक ना। अब आगे बेटा देखिए, ये हमारी जो उपभाषा है, जैसे उपभाषा में आपकी पश्चिमी हिंदी, ये पूरे भारत की बात की जा रही है। ठीक ना। भारत को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उस प्रकार से यहाँ पर देखिए उपभाषाओं को एक पश्चिमी हिंदी बनाई जाती है। जो भारत के पश्चिम का क्षेत्र है उसे पश्चिम हिंदी का क्षेत्र कह देते हैं। एक पूर्वी बनाई जाती है, पूर्वी हिंदी। अब इसके अंतर्गत अलग अलग बोलियां आएंगी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अलग बोली आएगी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अलग बोलियां आ जाएगी। जैसे पूरब में तो हम चले गए, एक डिवाइड कर दी, हमारी उपभाषा हो गई। ठीक है, पूछ लेगा पूर्वी हिंदी क्या है, बोली है, भाषा है या उपभाषा है, इस प्रकार से प्रश्न दिया। तो जो हमारी पूर्वी हिंदी है वो उपभाषा है। अब इसके अंतर्गत अलग बोली आएगी, उसका भी हम जिक्र करते हैं। एक राजस्थानी हिंदी हमारी है, जो राजस्थान का क्षेत्र है उसे राजस्थानी हिंदी कहा जाता है। और पहाड़ी हिंदी, अब पहाड़ी हिंदी से ताल्लुक आप समझ रहे होंगे, जो पहाड़ों पर लोग ज्यादातर निवास करते हैं और हमारे जो भारत के क्षेत्र पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पहाड़ी हिंदी का, और इधर आप बिहारी हिंदी का। तो बिहार की अलग बोली होगी, राजस्थान की अलग बोलियां होगी, लेकिन वो भी क्या होगी, भाषा होगी। तो आइए देखते हैं कितनी उपभाषाओं में डिवाइड किया जाता है, 5 उपभाषाओं में। कौन कौन से, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाओं में क्या किया जाता है, भाषा को डिवाइड किया जाता है। अब इनके अंदर अलग अलग बोलियां हैं। जैसे हमारी पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आ जाता है, देखो बेटा, खड़ी बोली इसके अंतर्गत, एक खड़ी बोली आपका आ जाएगा,
जो हिंदी भाषा की इस समय सबसे प्रचलित भाषा ना, लोग जब बात करते हैं तो खड़ी हिंदी में अक्सर बात करते हैं, तो खड़ी हिंदी। और दूसरा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा भी जो है वो क्या है, वो भी पश्चिमी हिंदी का ही रूप है। बांगरू। बांगरू ये क्या है, ये हमारी बोलियां है। पूछ लेगा बांगरू क्या है, भाषा है, बोलियां है या उपभाषा है। वैसे तो अगर हम देखें तो ये सभी क्या है, भाषा ही है, भाषा का ही रूप है। लेकिन ये क्या है, मुख्य रूप से बोली है। बोलियां किसके अंतर्गत आती है, भाषा के अंतर्गत। तो इसको डायरेक्ट हम भाषा ना कह करके क्या कहेंगे, बोलियां कहेंगे। बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी। देखिए ये हमारी पश्चिमी, एक समझिए उपभाषाएं कितना है, 5। ठीक है, अब उस 5 में पहला आपका है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, आप ऐसे जानेंगे 5। ठीक है, 5 हमारी उपभाषा है और पश्चिमी में 5 पा से चालू होता है और पश्चिम भी पा से चालू होता है। तो इसका मतलब पा में कितने हैं, 5 हैं, पवई है। तो ये 5 खड़ी बोली हमारी हो गई। कौन कौन सी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये नाम से प्रचलित है, किस क्षेत्र में बोला जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो ब्रजभाषा है इसका आप क्षेत्र बताएंगे। ठीक है, बोलियों में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्षेत्र से बनेंगे कि ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है या ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र क्या है, यहाँ तक भी पूछा जाता है। तो ब्रजभाषा का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है, मथुरा, गोकुल नगरी, कृष्ण वाली, जहां से ब्रजभाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं खड़ी बोली हमारी जो है, इसके और भी कुछ अदर नाम है। यहां से भी प्रश्न पूछता है खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं, तो कौरवी के नाम से जानते हैं। कौरवी या सरहिंदी, हिंदुस्तानी, इस नाम से भी जानते हैं, कौरवी के नाम से भी पूछ लेगा। कौरवी हिंदी, ठीक है, कौरवी बोली को किस नाम से जाना जाता है, और तो वो खड़ी बोली या खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है, कौरवी या सर हिंदी भी कहा जाता है। ठीक ना, सर हिंदी। अब देखिए इसका जो क्षेत्र होता है वो एनसीआर का क्षेत्र है। एनसीआर का जब नाम आया तो आप जान गए होंगे, दिल्ली से सटा जो एरिया है उसे एनसीआर कहा जाता है। ठीक ना, हमारी जो राजधानी है कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसकी भारत की राजधानी का जो क्षेत्र के अगल बगल के इलाके हैं उसको लेते हुए वो क्या होता है, वो एनसीआर है। तो इसका मतलब दिल्ली और दिल्ली के अगल बगल का जो इलाका है वो किसके अंतर्गत आता है, कौरवी बोली के अंतर्गत आता है या सरहिंदी के अंतर्गत आता है, या हम कह सकते हैं वो खड़ी बोलियों का ही क्षेत्र होता है। तो खड़ी बोली का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वो क्या होता है, वो एनसीआर है। इसके बाद आपका आता है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को और किस नाम से जानते हैं, अंतर्वेदी। ठीक है, इसको अंतर्वेदी, अंतर्वेदी थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, स्पेस कम है, आप बोल रहे हो उसको लिखते चलिएगा। अंतर्वेदी ब्रजभाषा को और किस नाम से जानते हैं, अंतर्वेदी ब्रजभाषा के नाम से जानते हैं। अब ब्रजभाषा का जो क्षेत्र होता है वो आपका होता है मथुरा, आगरा, एटा, भरतपुर। ज्यादातर यही बोला जाता है। कहां पर, मथुरा, एटा, आगरा, भरतपुर। अर्थात मथुरा से सटा हुआ जो एरिया है, ठीक ना, वो आगरा वगैरह सब वहीं से है। मथुरा, एटा, आगरा, भरतपुर, ये जो क्षेत्र है ये किसका है, ब्रजभाषा। अब इसी में से पूछ लेगा, जैसे आगरा कह देगा कि आगरा एक शहर है और इस शहर की जो बोली है वो क्या है, तो आप 4 ऑप्शन दे देगा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली। तो आपको टिक किस पे करना है, ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो हमारा मथुरा, या आप ऐसे जानिए कृष्ण की जो नगरी है, ठीक है, गोकुल धाम, मथुरा से लेते हुए उसके अगल बगल का जो क्षेत्र होगा लोग वहां पर प्रभावित होंगे। जैसे कोई भी क्षेत्र होगा उसके अगल बगल का क्षेत्र उससे प्रभावित हो। जैसे दिल्ली की बात की जाए तो एनसीआर कह दिया जाता है, तो उसके अगल बगल का जो क्षेत्र होता है, आपका मेरठ हो गया, बागपत हो गया, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, ये सब किसके अगल बगल के जो क्षेत्र होते हैं वो एनसीआर में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से अब एक समझ गए आप, मथुरा वो ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र है, तो मथुरा के अगल बगल के जो जिले होंगे वो कहीं ना कहीं ब्रजभाषा से प्रभावित होंगे।
ब्रजभाषा को किस नाम से जानते हैं? अंतर्वेदी। खड़ी बोली को किस नाम से जानते हैं? कौरवी या सरहिंदी के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आपका आता है तीसरी खड़ी बोली। ये किसकी उपभाषा है? एक प्रकार से हम कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा है, इसकी जो बोलियां हैं वो खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, बांगरू है, बुंदेली और कन्नौजी। तो ये बांगरू जो होता है इसकी हरियाणा वाला जो क्षेत्र है वहां की जो बोली है वो बांगरू। ज्यादातर हरियाणवी भाषा का प्रयोग वहां पर करते हैं लोग। जैसे रोहतास और हिसार का जो क्षेत्र होता है ये भी दिल्ली से सटा हुआ है। आपका हरियाणा जो है वो दिल्ली से सटा हुआ है। रोहतास और हिसार, जहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हरियाणवी का मतलब आप समझिएगा बांगरू भाषा या हरियाणा। आप एक प्रकार से समझ लीजिए हरियाणा जो हमारा स्टेट है वहां के जो ये रोहतास और हिसार के क्षेत्र है, इसके अगल बगल के जो क्षेत्र होंगे वो किस बोली में आएंगे? वो बांगरू बोली में आएंगे। इसके बाद आपका आता है बुंदेली। ये नाम से स्पष्ट है, बुंदेलखंड का नाम आपने सुना होगा। बुंदेलखंड ये जो बांदा चित्रकूट से लगे हुए ना क्षेत्र है वो बुंदेल वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी भी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, ठीक ना। तो वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ही शायद जो आपका बीएड एंट्रेंस का एग्जाम होता है तो वो यूनिवर्सिटी पहले कराती थी। तो बुंदेली भाषा जो होती है, जो बोली होती है वो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र आपका होता है, झांसी हुआ, जालौन हुआ, हमीरपुर हुआ, बांदा हुआ, ग्वालियर ना, ठीक है, जो ट्रेनें जाती हैं ग्वालियर होकर के जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये बुंदेली कौन सा होगा? आपका बांदा, हमीरपुर, झांसी, ग्वालियर, ठीक है ना, झांसी। हर बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। इस पंक्ति में आप लोग बताइएगा कौन सा अलंकार है? पुनः हम पढ़ देते हैं। हर बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अलंकार नहीं बल्कि आप इसमें रस बताइएगा कौन सा रस है, ठीक है ना। तो ये जो झांसी का रानी वाला क्षेत्र रहा है, हमीरपुर, बांदा, ग्वालियर ना, झांसी, तो ये सब क्षेत्र जो है वो बुंदेली के अंतर्गत आता है। बुंदेली बोली वहां पर बोली जाती है। इसके बाद कन्नौज आता है आपका। कन्नौजी मतलब ये आपका कन्नौज का जो क्षेत्र है, कन्नौज ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक ना। कन्नौज ये वहां पर कन्नौज का जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी बोली बोली जाती है। अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कन्नौजी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है तो आप शायद बता लेंगे कन्नौजी हुआ, ये किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ये पांच बोलियां जो होती हैं किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक ना। यहां तक स्पष्ट हो गया। पश्चिमी हिंदी क्या है? एक उपभाषा है। इस उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली हो गई, ब्रजभाषा हो गया, बांगरू हो गए, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली को कौरवी या सरहिंदी के नाम से, इसको अदर नाम है, इस नाम से भी जानते हैं। इसका जो एनसीआर से सटा हुआ क्षेत्र है वो है। और ब्रजभाषा आपकी अंतर्वेदी दूसरे नाम से जिसे जाना जाता है, इसका जो क्षेत्र है मथुरा, एटा, आगरा और भरतपुर है। बुंदेली या बांगरू हम कह सकते हैं हरियाणा का जो इलाका है, रोहतास और हिसार का। बुंदेली आपका झांसी के रानी के नाम से याद करिएगा। झांसी की रानी वाला क्षेत्र जो है झांसी, हमीरपुर, बांदा, ग्वालियर, ये जो क्षेत्र है वो बुंदेली का है। कन्नौजी आपके कन्नौज वाले क्षेत्र में बोला जाता है। तो ये पश्चिमी हिंदी की एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? उपभाषा है। और इस उपभाषा के अंतर्गत ये बोलियां है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं पूर्वी हिंदी पर, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, पूर्वी हिंदी पर, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा जो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है वो 3 है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक ना।
छत्तीसगढ़ आपके नाम से स्पष्ट हो जा रहा, छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वहां पर छत्तीसगढ़ी उपभाषा के अंतर्गत ये पूर्वी हिंदी की उपभाषा है, और पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है, इसके अंतर्गत कितने आ गए, 3 आ गए। अब ऐसे आप माइंड में बैठाइएगा, पश्चिमी हिंदी पास हो गए, इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, जब हम पूर्वी हिंदी में पहुंचे, पूर्वी हिंदी में आप विषम संख्या ऊपर से अभाज्य संख्या माइनस होते आइए, 5 आपकी अभाज्य संख्या है, 5 के बाद अगर नीचे आएंगे तो कौन सी अभाज्य संख्या है आपकी, 3 है। तो पूर्वी हिंदी की कितनी हो जाती है बोलियां, 3 बोली हो जाती है, एक अवधी हो जाती है, बघेली हो जाती है, और छत्तीसगढ़ी हो जाती है। अवधी का जो क्षेत्र है वो आपका अयोध्या, अयोधी मतलब अयोध्या, जहां पर प्रभु श्री राम का क्या है, जन्म स्थान है, उसको पकड़िएगा, उसको अयोध्या से लेकर के रायबरेली का जो क्षेत्र है, अयोध्या और रायबरेली, ठीक ना, ये अयोध्या और रायबरेली के क्षेत्र के जो इलाके हैं ये किस में आते हैं, ये आपके अवधि में आते हैं। अगर हम आप अपने प्रतापगढ़ को भी देखें तो ये भी लगभग किससे सटा हुआ है, आपके रायबरेली से सटा हुआ इलाका है, ठीक ना। तो प्रतापगढ़ भी किस में आ जाता है, आपका अवध वाले क्षेत्र में आ जाता है। वैसे भी हमारी आपकी एक यूनिवर्सिटी चलती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक ना, तो वो पूरा जो अवध वाला क्षेत्र है विश्वविद्यालय का, वो सब किस में आ जाते हैं, आपके अवध क्षेत्र में आ जाते हैं, अर्थात अवधी भाषा का वहां पर प्रयोग होता है। देखिए अवधी भाषा क्या जा रहा है, लेकिन वो भाषा नहीं है, जबकि वो क्या है, वो बोली है, और बोली किसकी पर निश्चित है, वो भाषा की ही, इसलिए उसे हम भाषा भी कह सकते हैं और बोली भी कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा, ये हमारी बोलियां हैं। अवधी बोली जो है, अवधी ये किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी उपभाषा है, उसके अंतर्गत आती है। तो अयोध्या और रायबरेली का जो क्षेत्र है वो अवधी भाषा के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका बघेली, बघेली आप चले जाएंगे मध्य प्रदेश क्षेत्र में, इसका मुख्य स्थान जो है रीवा, आप सुने होंगे मध्य प्रदेश में है रीवा, ठीक है। रीवा के अगल बगल का जो क्षेत्र है वो सब किस में आ जाते हैं, आपके बघेली बोली के अंतर्गत। तो वहां की अगर हम आप जाएंगे मध्य प्रदेश में, रीवा के अगल बगल का जो क्षेत्र होगा वहां के जो लोग बोलेंगे, हम उसको समझें या ना समझें, अगर वहां के लोग बोल रहे हैं तो ये हम समझेंगे ये किस भाषा में बात कर रहे हैं, बघेली बोली में बात कर रहे हैं, या बघेली भाषा भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ आपका आता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है सचिन, हाँ ऐसे कुछ करेंगे, रायपुर, हाँ चलिए कमेंट करके जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं बताएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, ठीक है। तो ये रायपुर वाला जो क्षेत्र है, रायपुर इसका मुख्य केंद्र माना जाता है छत्तीसगढ़ी का। अब रायपुर के अगल बगल के जितने भी इलाके होंगे वो क्या होंगे, छत्तीसगढ़ी। तो आइए एक बार हम फिर से देखते हैं, हमारी जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया, कितनी बोलियों में, 3 बोलियों में। कौन कौन सी बोली है, एक अवधी बोली है जो अवध से लेकर के, अयोध्या से लेकर के रायबरेली के जितने अगल बगल के क्षेत्र है वहां पर अवधी बोली बोली जाती है। उसके बाद आपका आता है मध्य प्रदेश रीवा का क्षेत्र जो होता है, जहां पर बघेली भाषा का प्रयोग होता है, बघेली बोली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है छत्तीसगढ़, जो रायपुर के अगल बगल का क्षेत्र है या वो चीजें हैं, उसको क्या करते हैं हम छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत या छत्तीसगढ़ी बोली के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। तो पश्चिमी को 5 भागों में डिवाइड किए, 5 बोलियों में, और जबकि पूर्वी हिंदी को कितने में डिवाइड किए, 3 बोलियों में, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आ गया, आगे चले, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं राजस्थानी, आपको लेकर के चलते हैं कहां पर, जैसलमेर वाले क्षेत्र में ना। जैसलमेर से तो आप लोग परिचित ही हैं, ठीक है। राजस्थान अगर मौका मिले जाने के लिए तो जैसलमेर जरूर जाइएगा। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, हर क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है, उसी प्रकार से हमारी बोली भी हर क्षेत्र के अनुसार क्या है, अलग अलग है। तो राजस्थान जो है वो 4, ठीक है, उसको हम 4 बोलियों में डिवाइड करते हैं राजस्थान को। ये 4 क्षेत्र हम राजस्थान का बनाते हैं, राजस्थानी हिंदी बनाते हैं। एक जयपुरी हिंदी, जयपुरी क्या है, ये बोली है आपके। इसके जयपुरी के कई सारे विद्यालय आपके लखनऊ में भी चलते हैं, कई जगह चलते हैं। जयपुरी बहुत अच्छा विद्यालय है, जयपुरिया, ठीक है, का इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बड़े अच्छे हैं। तो ठीक है, ये राजस्थानी की क्या है, बोलियां है आपकी। जयपुरी है, मेवाती है, मालवी,
मेवाती और मालवी। इसके अलावा एक और है जिसे आप कहते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा सुने होंगे ना, ये राजस्थान की भाषा है मारवाड़ी। ठीक है, ये 4 बोली है। राजस्थानी जो हमारी क्या है, उपभाषा है, हिंदी की उपभाषा है, इसकी 4 बोलियां हैं। एक आपका जयपुरी है, मेवाती है, मालवी और मारवाड़ी। ठीक है, जयपुरी जो है ये हमारा जयपुर का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जयपुर राजस्थान का शायद बड़ा सुंदर शहर है जयपुर। हाँ, पिंक शहर कहा जाता है क्या, ऐसे गुलाबी शहर के नाम से भी इसे जयपुर को हम जानते हैं। ठीक है, तो जयपुर की जो भाषा है, ठीक है, जयपुर का जो क्षेत्र है, उस जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, जयपुरी बोली बोली जाती है। या अब देखिए, इसको एक ही मत मानिए, इसको हमेशा मायने में रखिएगा भाई। जब आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, खास करके यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको पूरे भारत के जितने स्टेट हैं उस स्टेट से आपको परिचित होना पड़ेगा, वहां की संस्कृति और सभ्यता से परिचित होना पड़ेगा, यहाँ तक कि उनके जिलों से भी आपको परिचित होना पड़ेगा। क्योंकि जब भाषा की बात आ जाएगी तो अलग अलग जिले में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये मायने में रखिएगा, जयपुर के अगल बगल जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो नक्शा जरूर पढ़ेंगे। नक्शे में ये भी देखेंगे, विश्व नक्शा या देश के नक्शे में अलग अलग क्षेत्र है, ये अलग अलग जिले सटे हुए हैं। तो जो जयपुर का क्षेत्र होगा, जयपुर के अगल बगल का जो क्षेत्र होगा, वहां पर कौन सी बोली बोली जाएगी, जयपुरी बोली बोली जाएगी। उसके बाद ये आपका मेवाती बोली आती है। मेवाती जो बोली है उसका जो है मेवात या मेवाड़ भी हम कहते हैं कुछ लोग, मेवात का क्षेत्र है। ठीक है, वो राजस्थान में ही ये पड़ता है। तो मेवात का जो क्षेत्र है वहां की जो बोली होती है वो क्या होती है, मेवाती। अभी हमने कहा देखिए, स्टेट एक ही है, स्टेट एक ही है, राजस्थान है, वहां की उपभाषा क्या है, राजस्थानी है, लेकिन फिर भी बोली अलग अलग। उसी स्टेट में कई बोलियां बोली जा रही है। तो हमने कहा कोस कोस पर पानी बदले, 3 कोस पर बाड़ी बदले, तो कुछ दूर जाने पर क्या हो जा रहा है, बोलियां यहाँ पर परिवर्तित हो जा रही है। तो मेवाती जो क्या है बोली है, वो क्षेत्र क्या है, मेवात का है। उसके बाद मालवी, ये मालवी जो है ये आपका उज्जैन शहर आपने सुना है। उज्जैन किस लिए मशहूर है, उज्जैन किस लिए मशहूर है? ये सब इतिहास के प्रश्न है। इतिहास जब पढ़ते हैं तो इसीलिए मैंने कहा हर स्टेट के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। हर स्टेट में कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से शहर है, किस लिए मशहूर है, क्योंकि एग्जामिनर कहां से प्रश्न बना दे ये कोई जानता नहीं है। कंपटीशन इतना हार्ड होगा, बेरोजगारी इतनी अधिक है, कंपटीशन उतना अधिक होगा, जितनी बेरोजगारी उससे कई गुना कंपटीशन होगा। तो हर स्टूडेंट पढ़ना चाहेगा, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है, छोड़ना नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार चलते हुए हर चीज को आपको ध्यान रखना है, जहां जो मिल जाए उसको लिखते हुए चलना है। तो ये मालवी जो उज्जैन का क्षेत्र है, उज्जैन के अगल बगल के जो क्षेत्र है वो वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, मालवी। चलिए सत्येंद्र से पूछ लिया, मालवी जो है वो किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी है। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, राजस्थानी पढ़ा रहे हैं, इसे आप गलती कर देंगे। पूर्वी में तो हमने आपको बता दिया 3 ही था, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो था। ठीक है, कौन कौन सा बताया, पूर्वी में मैंने 3 बताया था। एक अवध का क्षेत्र बताया था ना, उसके बाद बघेली का क्षेत्र बताया था, और बुंदेली का नहीं बताया था। बुंदेली का तो पश्चिमी में था, छत्तीसगढ़ी का मैंने बताया था, 3 बताया। पूर्वी में मैंने 3 बताया, बघेली बताया, अवधी बताया और छत्तीसगढ़ी बताया। अब ये आपका जो मारवी, मेवाती, जयपुरी है, ये 4 बोलियां ये किसके अंतर्गत आती है, ये राजस्थान के अंतर्गत आती है, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। अच्छा, मारवाड़ी जो है वो आप बताइए, जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र, बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, इसके अगल बगल के जितने क्षेत्र हैं वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है ना, तो ये राजस्थानी बोलियां हो गई, राजस्थानी उपभाषा की बोलियां, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। ठीक ना, इसके पहले हम पूर्वी में जाए, 3 हो गए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसके पहले हम पश्चिमी में जाए, 5 था। 5 कौन कौन सा क्षेत्र था, खड़ी बोली था, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली, कन्नौजी, और क्या था, 4 हो गए,
बांगरू, ठीक है ना, बांगरू भाषा। बांगरू कहाँ की थी सत्यम? बांगरू बोली है ना। बांगरू जो थी वो रोहतास और हिसार हरियाणा का मैंने नाम लिया था, ठीक है, हरियाणा वाले जो क्षेत्र है वहां की थी। तो आइए आगे देखते हैं पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा की कितनी बोलियां होती है? जो हमारी पहाड़ी हिंदी होती है, पहाड़ी हिंदी में आपके 3 है, एक गढ़वाली है, कुमाऊनी है, पश्चिमी पहाड़ी। इसकी कितनी है? 3, गढ़वाली, गढ़वाली हिंदी और कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। देखिए ये 3 बोली ऐसी हैं, थोड़ा सा नाम से भी आपको अटपटा लग रहा है तो आप जान जाइए अटपटी वाली भाषा है। ये पहाड़ पे जंगल इलाके वाले होंगे, ठीक है। गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी हिंदी। अब एक पश्चिमी पहाड़ी, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा एग्जामिनर कैसे फंसाएगा, पूछ लेगा जो पश्चिमी पहाड़ी की बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। अब आप सोचेंगे पश्चिमी हमारी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी पहाड़ी की बात कर रही है बोली की, इसका मतलब इसी के अंतर्गत होगा, जबकि ऐसा नहीं है। पश्चिमी पहाड़ी किसके अंतर्गत है? ये पहाड़ी ऑलरेडी लगाया है, पहाड़ी हिंदी एक उपभाषा है, इसका मतलब पश्चिमी पहाड़ी हमारी जो है ये क्या है? पहाड़ी हिंदी की बोली है, ठीक ना। इसके 3 है, गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। जो गढ़वाली का क्षेत्र है वह है टिहरी का क्षेत्र, ठीक है ना। टिहरी का जो क्षेत्र है, टिहरी वाला क्षेत्र, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? गढ़वाली बोली बोली जाती है। और कुमाऊनी, अल्मोड़ा का नाम सुने होंगे आप। अल्मोड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर कुमाऊनी भाषा बोली जाती है या कुमाऊनी बोली बोली जाती है। इसके बाद है पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र आपका है, आपने सुना होगा कुल्लुई या कुल्लू मनाली ना, नाम सुने हैं कुल्लू, ठीक है। जो कुल्लू का क्षेत्र है वहां पर अगर आप टहलने कभी जाएंगे कुल्लू मनाली तो जानते रहिएगा जो कुल्लू का क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? यह पश्चिमी पहाड़ी की बोली बोली जाती है, ठीक है ना। तो पहाड़ी की 3 हो गई, गढ़वाली, कुमाऊनी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। यह पहाड़ी पश्चिमी या पश्चिमी पहाड़ी आप जो भी बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, लास्ट करते हैं। एक बिहारी हमारी क्या है? ये उपभाषा है, ठीक है। किसकी उपभाषा है? हिंदी की उपभाषा है बिहारी। अब बिहारी उपभाषा को भी हम क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। जहां से आपके हिंदी के एक बड़े मशहूर कवि हैं। मैथिली भाषा, हमारे ख्याल से मैथिली शरण गुप्त से ही पहचान मिल जाती है। तो ये मैथिली, बिहारी मैथिली बोली हमारी है, ठीक है। क्या है? मैथिली बोली, ठीक है। मैथिली बोली किसके अंतर्गत आती है? बिहारी के अंतर्गत आती है। बिहारी क्या है? एक उपभाषा है हमारी हिंदी की, और इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। मैथिली आती है, मगही आती है और भोजपुरी आती है। मगही, भोजपुरी तो सब फेमस है, सभी जान रहे हैं भोजपुरी भाषा या भोजपुरी बोली। अब देखिए भोजपुरी भाषा नहीं है, भाषा तो है, भाषा इसलिए है क्योंकि भोजपुरी लोग बोलेंगे और मुख से निकलेगा, वाणी से निकलेगा, तो वाणी से जो निकलेगा वही ना भाषा है, तो वो भाषा एक प्रकार से हो ही जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम कहेंगे तो वो क्या है? वो हमारी बोली है, ठीक है। भोजपुरी का बेटा जो क्षेत्र वो क्या है? आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश। सामूहिक रूप से आप जौनपुर के आगे जब जाएंगे ना, बनारस थोड़ा सा उधर चलेंगे तो वहीं से चालू हो जाता है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, पूर्व का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो किसका है? वो भोजपुरी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और कहा? मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर ना, ये जो क्षेत्र है मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर। चलिए कोई बताइएगा हमको, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट करेंगे। गोरखपुर से इस समय जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे, कौन है मुख्यमंत्री? योगी जी ना, योगी जी। तो वो गोरखपुर से कभी सांसद हुआ करते थे।
गोरखपुर से कितनी बार वो सांसद बने हैं, इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गोरखपुर से योगी जी कितनी बार सांसद चुने गए हैं, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है, मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, ये क्या है? अच्छा, जौनपुर को और किस नाम से जाना जाता है? ये जौनपुर की स्थापना कौन सा शासक किया था इतिहास का, ठीक है, इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो ये बेटा जो 3 क्षेत्र हो गए, एक भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया। तो भोजपुरी का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, और मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, ये जो क्षेत्र होते हैं ये भोजपुरी के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ आपका मगही जो है पटना और गया, ठीक है, पटना किसकी राजधानी है? बिहार के। अभी बिहार में हाल ही में चुनाव हुए हैं, यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव हुए हैं और किस किस तारीख को चुनाव हुए हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं और किसकी सरकार बनी है, इसको नोट कर लीजिएगा। बिहार से हो सकता है प्रश्न, बिहार में भी परीक्षाएं हैं आगामी, वहां बिहार के एसआई है और भी कुछ परीक्षाएं हैं, तो वो भी प्रश्न उसमें बन सकते हैं। तो बिहार चुनाव को करंट अफेयर के रूप में उसको याद करिएगा। तो जो पटना और गया का क्षेत्र है वहां पर मगही भाषा बोली जाती है, ठीक है। मगही और किस स्थान के लिए फेमस है ये भी सर्च करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये मैथिली आपका दरभंगा और मुंगेर का जो क्षेत्र है, दरभंगा और मुंगेर का जो क्षेत्र है ये क्या है? ये मैथिली बोली वहां पर बोली जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको बोली, भाषा और उपभाषाओं के बारे में बता दिया। ये आपका टॉपिक था। इससे ज्यादा प्रश्न बोली और भाषा में नहीं पूछे जाते हैं। ज्यादातर जब आप प्रैक्टिस देखेंगे तो वो आपको क्षेत्र से रिलेटेड मिलेगा या कौन सी उपभाषा की कौन सी बोली है इससे प्रश्न मिलेगा। तो यहाँ पर बोली और भाषा का ये पाठ आपका खत्म होता है, ठीक है। शुरू में हमने थोड़ा सा क्या किया था, भाषा को 3 रूप में बताया था। एक आपका सांकेतिक भाषा, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी परिनिष्ठित भाषा होती है वो क्या होती है? जैसे जब हम कभी या किसी बोली को व्याकरण से परिष्कृत करते हैं ना, बोलियों को क्या करते हैं? व्याकरण से परिवर्तित करते हैं, परिष्कृत करते हैं, उसी को हम क्या कर देते हैं? परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, किसी बोली को जब हम व्याकरण में परिवर्तित कर देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? परिनिष्ठित भाषा बन जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा राष्ट्रभाषा की बात आती है। जब भाषा संपूर्ण रूप से राजनीतिक और सामाजिक शक्ति पा जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं? राष्ट्रभाषा कह देते हैं। राजनीतिक भी रूप से, सामाजिक रूप से उसे लोग मान लेते हैं पूर्ण रूप से, उसी को हम क्या स्वीकार कर लेते हैं? राष्ट्रभाषा। जैसे हिंदी को अगर हम ले, हिंदी हमारी एक तरफ से राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरफ से लोगों ने उसे स्वीकार किया तो ये हमारी क्या हो गई? देश की भाषा हो गई, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा हम कह देते हैं। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो राष्ट्रभाषा नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पूछेगा हिंदी क्या है, उपभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है या अंतरराष्ट्रीय भाषा है, तो आपको राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा पर ही मारना है ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये हो गए भाषा और बोली के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका उद्गम कैसे है, कहाँ से लौकिक संस्कृति से स्टार्ट हुआ, कहाँ से कैसे, ये आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। अगले वीडियो में आपका भाषा का और शब्द ज्ञान का ये टॉपिक रहेगा और इस पर खत्म। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।